हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीबे-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कौन सी थी? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी या सी की पावर हाफ, इससे निकाल सकते हैं। और ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है किस किस के बीच? लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन बनाता है? ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। किस किस के बीच में? मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो इसलिए अगर हमें एक वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी और मतलब किसी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी पता है तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। पर वीक के लिए नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, वो कर्व बनता है। तो इस इक्वेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस ने क्या किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे स्टडी की थी और कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकले हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। और फिर एक लॉ कंक्लूड किया उससे। तो फिर आगे जाके हम विद द हेल्प ऑफ दैट लॉ हम क्या करते हैं कि कुछ सट्टा पट्टा करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। वो उसके एप्लीकेशन में आता है। तो चलो देखते हैं कोलरॉस को क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी के दौरान। तो देखो, ये वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जैसे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। जब इनका डिफरेंस हम देखते हैं तो हमें मिलता है 23.4। सेम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। तो जब इनका डिफरेंस देखते हैं वो भी हमें कितना मिलता है? 23.4। सेम यहाँ भी वही होता है। KBr और NaBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस क्या है? 23.4 है। तो हर जगह डिफरेंस क्या है? 23.4 है। तो सेम क्या है? K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे Cl की आपस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कट जाएगी। तो हमें जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस है वो किस किस के बीच में मिलेगा? K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बीच में। सेम यहाँ पे NO3 का आपस में कट जाएगा। तो जो डिफरेंस होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वो K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बीच का होगा। सेम यहाँ पे Br का आपस में कट जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ नीचे देखो, यहाँ भी सेम है 4.9 4.9 4.9। तो यहाँ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो किस किस के बीच में है? Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव के बीच में। तो वो कितना है? 4.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो यहाँ से क्या बात कंक्लूड होती है? यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड होती है कि हर आयन का, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, उसका अपना इंडिविजुअल क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी यही कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? देखो, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, वाटर मिला रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका हर कॉन्सेंट्रेशन पे डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका भी जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है? हर आयन का, ईच आयन का अपना अपना क्या होता है? इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि किस आयन के साथ वो अटैच है। दूसरे आयन के नेचर पे वो चीज़ डिपेंड नहीं करती। हर किसी का अपना इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। ये समझ में आया? अब देखो, अगर हर किसी का अपना, हर आयन का, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, हर किसी का अपना इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर होती है तो एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? क्या होगी? उसके कैटायन की और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। तो देखो कैसे, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl
तो ये बड़ा लैम्डा मैंने इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिख लिया, इज इक्वल टू ये स्मॉल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ये होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो अगर MgCl2 हुआ तो देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, तो इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, पर ये 2Cl नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो पर मोल पे निकाली जाती है। अगर पर मोल पे Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी x है तो सॉल्यूशन में तो 2 मोल्स है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो इसीलिए ये 2 यहाँ पे आया है। तो इसलिए अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इज इक्वल टू होगी भी पॉजिटिव और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव भी नेगेटिव क्या है, जो कोफिशिएंट है जैसे यहाँ पे था, ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है किसकी, Al2SO4 होल थ्राइस की, तो कितनी है, 858 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और क्या दिया गया है, SO4 2 नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, कितनी है, 160 है। तो हमें क्या निकालना है, Al3 पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें पता है, बड़ा आसान है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस की क्या होगी, इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। अब देखो Al कितने मोल्स में टूटेगा, 2 मोल्स में टूटेगा, तो इसलिए इंटू 2 कोफिशिएंट रखना जरूरी है ना। तो अब प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, SO4 2 नेगेटिव की, और कितने मोल्स में टूटेगा, 3 मोल्स में टूटेगा, ये हो गया। अब देखो क्या क्या दिया गया है, इसकी कितनी दी गई है, 858 दी गई है, ठीक, और जो SO4 2 नेगेटिव है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, 160 दी गई है, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, तो यहाँ 480 माइनस कर देंगे, ठीक। अब ये डिवाइड में 2 करना पड़ेगा हमें, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक। तो इसको माइनस करो, देखो पहले 800 में 400 माइनस कर लो, तो 400 गया। अब 50 जो 80 है उसमें 58 माइनस कर लो, तो कितना हुआ, 22। तो 400 में 22 माइनस करो तो कितना हुआ, 378 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 189 सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। ये आगे समझ में, तो चलो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही हो गया हमारे पास कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कोलरॉस ने क्या कहा था कि हर आयन का, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, हर किसी का क्या होगा, अपना इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक। अब देखो जो आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो वीक में भी तो हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे CH3COO नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, पर यहाँ पे देखो वीक में है ना, ठीक। तो ऐसा ही कुछ इंट्रैक्शन करके या कुछ सट्टा पट्टा करके हम क्या कर सकते हैं, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, ये देखो CH3COO Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा, तो ये होगा। वैसे ही HCl का ये होगा और NaCl का ये होगा। अब हमें निकालना किसका है, CH3COOH का, तो इसका क्या होगा, CH3COO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इज इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए ना,
तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें ये मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये हमने प्लस कर दिया। अब हमें यहाँ से किस किस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हटानी है, Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। तो अब हम माइनस ये कर देंगे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट की, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है, तो इतना सारा झमेला करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा एक इक्वेशन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, अगर डिफरेंट आयंस की दी हो तो तब हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखो जैसे यहाँ पे CH3COO नेगेटिव और Na की अलग अलग दी हैं, तो ठीक है हम प्लस करके कर लेंगे, सिंपली कर लेंगे। पर अगर MgCl2 की दी हो, तो मतलब Mg की अलग दी हो और Cl नेगेटिव की अलग दी हो, तब क्या करेंगे, सीधा प्लस थोड़ी कर देंगे। Cl की क्या करनी पड़ेगी, Cl नेगेटिव की डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि बताया है कि 2 मोल्स में टूटता है Cl। तो समझ गए, अगर हमें सीधा इलेक्ट्रोलाइट की दी हो, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमें कोई झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा एक ही इक्वेशन में हम ख़त्म कर सकते हैं। पर अगर डिफरेंट आयंस की दी हो, ठीक, तो फिर हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ भी हम, ये आसान है, एक लाइन में कर सकते हैं, पर कुछ चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस आपको बताने ज़रूरी हैं। तो चलो देखते हैं कुछ। देखो जैसे हमें किसकी निकालनी है, FeCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक, मैं साइन नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही लेता हूँ। इसकी निकालनी है, ठीक। और किस किस की हेल्प से, देखो हमें दी है H2SO4 की, ठीक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी FeSO4 की दी है और HCl की दी हुई है, इन तीनों की दी हुई है। और हमें निकालनी किसकी है, FeCl2 की निकालनी है। तो देखो FeCl2 की इज इक्वल टू, मैं ये साइन नहीं बना रहा हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, वो आप बना लेना। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें Fe चाहिए, तो Fe यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो FeSO4 ये मैंने लिख लिया। और अब हमें क्या चाहिए, Cl2 चाहिए, तो यहाँ से प्लस HCl कर लूँगा मैं, प्लस HCl, 2 चाहिए ना, Cl2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर लूँगा मैं। ठीक, अब हमें यहाँ से माइनस क्या करना है, 2H करने हैं और SO4 करना है। तो यहाँ पे देखो H2SO4, तो H2SO4, तो देखो H2 2 हो गए और ये SO4 1 हो गया। तो ये हमें यहाँ से FeCl2 की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। समझ में आ गया? और ये सारे क्या हैं, इधर वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक, तो अगर आपको साइन बनाना हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का तो बना लेना सबके आगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब एक और टाइप देखते हैं। ये बताने ज़रूरी हैं। तो अब हमें किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, NH4OH की। और किस किस की हेल्प से, BaOH का होल ट्वाइस, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। BaCl2 इसकी दी हुई है और NH4Cl इसकी दी हुई है। इसकी कितनी है, 457.6। BaCl2 की कितनी दी हुई है, 240.6। और इसकी कितनी दी हुई है, 129.8, इतनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन नहीं बना रहा हूँ, वो आप बना लेना। NH4OH इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमें NH4 चाहिए, तो वो यहाँ से मिलेगा, तो NH4Cl। अब हमें OH चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा, प्लस BaOH का होल ट्वाइस। ठीक, दोनों मिल गए। अब देखो यहाँ से Cl माइनस करना है और यहाँ से Ba माइनस करना है, तो माइनस BaCl2। अब देखो Cl2 2 माइनस हो गई यहाँ से,
पर यहाँ पे हमारे पास एक ही है एक्स्ट्रा, और OH हमने देखे यहाँ हमारे पास 2 हैं जबकि 1 होना चाहिए, तो हम इसको भी 2 कर लेते हैं। समझ रहे हो, इसको 2 कर लेंगे और बैलेंस कर लेंगे। पर ये जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी ये 2NH4OH की निकलेगी। समझ रहे हो, किसकी निकलेगी? 2NH4OH की निकलेगी। अब NH4Cl की कितनी थी? इतनी थी, तो ये डबल हो जाएगी 129.8 प्लस BaOH का होल ट्वाइस, इसका कितना था? 457.6 माइनस BaCl2 इसका 240.6। ठीक, अब सबको प्लस करके या प्लस माइनस जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये 2 इधर है ना, फिर हमें NH4OH की मिल जाएगी। तो ये कितना मिलेगा हमें? 238.3। कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आसानी है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो देखो, ये कुछ आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं और इनको हम फिज़िकली निकाल नहीं सकते हैं। जो भी मेथड्स अभी हम यूज़ कर रहे थे इनको बहुत केयरफुली निकाला गया है कुछ इवेंट्स में। ठीक, तो ये देख लो। और जैसे कि Na पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी है और Cl नेगेटिव की इतनी है, तो हम प्लस करके NaCl की निकाल सकते हैं आसान से। ये अब देखो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कुछ ज़्यादा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये क्यों होती है? ये प्रोटॉन जंप के कारण होती है। तो इस चीज़ की ज़रूरत अभी है नहीं, तो बस ये समझ लो कि हाँ ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है। ठीक है, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कैसे कर सकते हैं? देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, कंप्लीट वैल्यू। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 है, अगर उस इलेक्ट्रोलाइट को हम पूरा 1 माने, तो अगर उसका 0.3 पार्ट डिसोशिएट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.3 है। और अगर 0.5 पार्ट डिसोशिएट हुआ है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये समझ में आया। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। इसीलिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालते हैं। ये समझ में आया। अब देखो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पर हमें पता होगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी अगर हमें पता है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ये समझ में आया। अब देखो, ये फॉर्मूला मैंने बहुत जगह चेक किया इसको कहाँ से प्रूफ करने के लिए, पर ये कहीं नहीं था। ठीक, दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, बढ़ता है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक जितना परसेंट बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, तो दूसरा भी 30% बढ़ेगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में है नहीं। ठीक, अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा होता है। ठीक, इसीलिए उनकी क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है किस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक, और देखो, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में चेंज हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा। तो इसीलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। ये समझ में आ गया ना? क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है उस तक पहुंच गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं मिलती है, अप्रॉक्स मिलती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। अब देखो, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो,
डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, सी, ये क्या है, मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो फिर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, रख सकते हो। जो ये फॉर्मूला है मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, साइड में ये देख लो ये कैसे आया है, ठीक। तो देखो के इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो देखो जो ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ये बहुत कम मात्रा में वाटर में घुलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, चाहे आप डाइल्यूशन कितना भी कर दो ये बहुत ढीठ होते हैं, जितना इनको घुलना था वो घुल जाते हैं पर उसका एक्सटेंट नहीं बढ़ता है, समझ रहे हो। तो इनका हर सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जितना भी सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया हो गया वो हो गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वही क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। पर इनका हर सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, उससे ज़्यादा वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो क्योंकि इनका जो हर सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलैरिटी उसको ही सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं। अब क्यों मान लेते हैं वो चलो देखते हैं। देखो अब देखो क्योंकि ये आयनाइज होंगे नहीं चाहे आप वॉल्यूम भी बढ़ा दो, तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि आयंस तो उतना ही है, ठीक। तो वॉल्यूम बढ़ा के फ़ायदा कोई है नहीं। तो इज इक्वल टू मैंने आपको क्या पढ़ाया था, के अपॉन सी होता है, ये पढ़ा है। और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो भी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। अब देखो ये वॉल्यूम कितना भी बढ़ जाए सॉल्युबिलिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या मोलर कंडक्टिविटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उतने का ही उतना रहने वाला है, ठीक। तो देखो मोल्स तो उतना ही है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो सी की जगह हम सीधा एस लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ हम एस लिख सकते हैं। और अगर वॉल्यूम लीटर की जगह सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 1000 हो जाएगा, ठीक। और देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं कोलरॉस लॉ से, ये तो अभी पढ़ाया है, ठीक। और इसका मेज़रमेंट करना भी सिखाया है कंडक्टिविटी का, तो ये दोनों हमें पता चल जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा आसानी से। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, तो ठीक है, थैंक यू।